अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आज जो है हम बेसिकली एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी करने जा रहे हैं और ये सिर्फ एक ही वीडियो होगी और इसमें हम जो एंडोक्राइन से रिलेटेड जो है थायराइड फार्माकोलॉजी देखेंगे और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस देखेंगे और हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा, एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है हम जो फर्दर वो देखेंगे इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो करते हैं स्टार्ट अपनी एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के ऊपर वीडियो, जो कि ये लास्ट है। और सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड फार्माकोलॉजी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे थायराइड फार्माकोलॉजी। तो थायराइड फार्माकोलॉजी में बेसिकली जो हमने देखना है वो ये देखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में और हाइपरथायराइडिज्म में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, हम थोड़ा सा अगर हम फिजियोलॉजी पर आए तो सबसे पहले हमें फिजियोलॉजी की तरफ आना चाहिए कि जब T3 और T4 की सिंथेसिस होती है तो एक खास किस्म का एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ कि एक खास एंजाइम होता है सिंथेसिस ऑफ T3 T4 रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है जी। थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है, जिसको हम TPO भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिफिकेशन आयोडीनेशन वगैरह ये करवाता है, ठीक है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई कुछ ड्रग्स हैं, बहुत सी ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम पर वर्क करती हैं, इसको इनहिबिट करती हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि आपका जब T3 T4 बनता है तो जब बनता है तो T3 जो है वो बहुत नॉर्मल, बहुत लो क्वांटिटी में बनता है। होता ये है कि आपका T4 जो है वो ज्यादा बड़ा हाई होता है। तो ये जो T4 जो है ये पेरिफेरी में जाकर कन्वर्ट होता है इनटू T3। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाए तो ये दोबारा T3 जो है वो T4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स फॉर द हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्रग्स फॉर हाइपरथायराइडिज्म। जब हमने पैथोफिजियो वगैरह की मैंने तब भी बहुत सी ड्रग्स जो कवर करवा दी थी। अब यूं समझ लें कि ये जो वीडियो ये आपके लिए क्विक रिव्यू है फॉर दोस ड्रग्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इसको जो सबसे पहली जो ग्रुप ऑफ ड्रग है उसका नाम है थियोनामाइडेज, ठीक है। थियोनामाइडेज। तो ये जो ड्रग है, ग्रुप ऑफ ड्रग दैट यूज टू ट्रीट द हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसको हम यूज करते हैं टू ट्रीट द हाइपरथायराइडिज्म। इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं, फर्स्ट वन इज द प्रोपाइल थियोयूरासिल, जिसको हम पीटीयू भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो दूसरी ड्रग है मेथिमेजोल, ठीक है जी। ये जो दो ड्रग्स हैं ये हम बेसिकली यूज करते हैं टू ट्रीट द हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमेशा है वो प्रोपाइल थियोयूरासिल है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग जो है ये ब्लॉक करती है टीपीओ को। ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। जब ये टीपीओ को ब्लॉक कर देंगी तो होगा क्या कि आपकी जो T3 T4 की प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब वो नहीं हो पाएगी तो हाइपरथायराइडिज्म है ना, तो हाइपरथायराइडिज्म में तो हमने हार्मोन्स की सिंथेसिस को कम करना है। तो ये जो ड्रग है प्रोपाइल थियोयूरासिल और मेथामिजोल ये हम देते हैं टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ T3 T4, ठीक है जी, बाय ब्लॉकिंग द थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो पीटीओ है प्रोपाइल थियोयूरासिल, दिस इज नॉट ओनली इनहिबिट द थायराइड पेरोक्सीडेज बट इट आल्सो इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3। तो इसके दो मैकेनिज्म है, एक ये है कि ये टीपीओ को इनहिबिट करता है, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि ये पेरिफेरी में आपके जो T4 टू T3 कन्वर्जन होती है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है? क्लिनिकल यूजेस इसका यही है कि हम इसको हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमने पीटीयू का भी यूज करना है और मेथिमेजोल का भी यूज करना है, स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है जी। तो इन प्रेगनेंसी इफ देयर इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने ये पहले भी बात बता दी है, अब फिर दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज पीटीयू, प्रोपाइल थियोयूरासिल, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मेथिमाजोल, ठीक है। अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू क्यों देते हैं या सेकंड थर्ड में मेथिमाजोल क्यों देते हैं या मेथिमाजोल हम फर्स्ट में क्यों नहीं दे सकते या पीटीयू जो है हम सेकंड और थर्ड में क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे लॉजिक है। वो ये कि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इट इज अ फेज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, इसमें आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो मेथिमाजोल है इट इज बेसिकली टेराटोजेनिक इन नेचर, ठीक है। तो जो ड्रग टेराटोजेनिक इन नेचर होगी वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते क्योंकि तब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ कि
पीटीयू जो है वो हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते, हम मेथिमेजोल क्यों देते हैं? वो इसलिए कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके जो ऑर्गन है वो बन चुके होते हैं, लेकिन अब उनकी मेच्योरेशन का प्रोसेस होता है। तो मेच्योरेशन के वक्त आपका जो लीवर है वो बन चुका होता है, अब उसे मेच्योर होना होता है। जो ये जो पीटीयू है ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है बेबी के, ठीक है? तो दैट्स व्हाई we are not considering the PTU in the second and third trimester and we are not considering the methimazole in the first trimester because of its teratogenic effects. ठीक है जी, ये हो गया इसके uses, why we use in first trimester PTU and why we use methimazole in the second and third trimester. अब इसके adverse effect आ जाओ, ठीक है? तो adverse effect में skin rashes हो सकते हैं, ठीक है जी? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो सकता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, हेपेटो टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्यूटिस एप्लेजिया हो सकता है, ठीक है जी, ड्यू टू मेथिमेजोल इन ट्राइमेस्टर। ये इसका जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट है, क्यूटिस एप्लेजिया बाय यूजिंग मेथिमेजोल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और हेपेटोटॉक्सी कब होगी? अगर हम इसको सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो ड्रग्स फॉर द हाइपोथायराइडिज्म, ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म की ड्रग्स, और अब हमने जो पढ़नी है वो पढ़नी है हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग्स, ठीक है जी। अब हमने T3 T4 की प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ाना है, तो जो ड्रग है वो है लीवोथायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम इसको कहते हैं। इसके क्लिनिकल यूज क्या है? इसके क्लिनिकल यूज यही है कि हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज करते हैं, ठीक है, और वेट लॉस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं, क्योंकि T3 T4 की प्रोडक्शन बन रही है तो दैट मींस के आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकता है तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है तो आपको पाल्पिटेशन हो सकती हैं, एरिथमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, हीट इंटॉलरेंस हो सकता है क्योंकि आपका जो है वो आप अपने हार्मोन्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी सिम्टम्स आपने हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ी होंगी, ठीक है जी, तो ये वही सिम्टम्स हो जाती हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो ये है कि विच बीटा ब्लॉकर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्यों? क्योंकि जब हम ये ड्रग्स देते हैं लिवोथायरोक्सिन तो ये क्या करता है, ये आप देख रहे हो कि टैकीकार्डिया भी करता है, बीपी भी करता है, एरिथमिया भी करता है, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने साथ में इनको काउंटर करना होता है, तो हम साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। तो हम कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं? तो जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीटा ब्लॉकर है वो है प्रोप्रेनोलोल, ठीक है। ये प्रोप्रेनोलोल जो है ये बेसिकली खाली आपकी जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको डिक्रीज नहीं करता या उनको खाली उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज नहीं करता, बट प्रोप्रेनोलोल आल्सो इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, ठीक है। इसी वजह से हम जो रिकमेंड करते हैं कि लिवोथायरोक्सिन शुड बी टेकन फर्स्ट फॉलोड बाय प्रोप्रेनोलोल। सबसे पहले हम लिवो देंगे, पेशेंट को कहेंगे लिवो लेनी है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो प्रोप्रेनोलोल लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोप्रेनोलोल दे देंगे पहले से दे देंगे तो होगा क्या कि उसकी बॉडी में आगे ही हार्मोन्स नहीं है, तो वो जाकर पेरिफेरी में क्या करेगा, वो T4 की T3 से T3 की कन्वर्जन को इनहिबिट कर देगा, तो बॉडी में तो आगे ही T3 नहीं है, so that's why we should give the levothyroxine firstly, then we will give the propranolol to counter the side effect of this drug levothyroxine, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ a patient taking levothyroxine for hypothyroidism but not improving, which beta blocker should be responsible for, ठीक है, which beta blocker should be responsible for। तो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि a patient taking levothyroxine for the hypothyroidism but not improving, which beta blocker should be responsible for। वही बात होगी ना कि एक बंदा है लिवोथायरोक्सिन ले रहा है, तो लिवोथायरोक्सिन बेसिकली T4 होता है, ठीक है, T4 ने जाके पेरिफेरी में जो है वो T3 में कन्वर्ट होना होता है। अब वो पेशेंट लिवोथायरोक्सिन ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है, साथ में बीटा ब्लॉकर भी ले रहा है, साथ ही बिल्कुल ले रहा है, कोई गैप नहीं है, होगा क्या कि वो जितनी लिवोथायरोक्सिन ले रहा है उस वो बीटा ब्लॉकर उसकी उतनी ही T4 को लिवोथायरोक्सिन को जो है वो इनहिबिट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी जो सिम्टम्स है वो इंप्रूव नहीं होती, ठीक है जी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, which tetracycline used in the treatment of ये अलहदा से हट करिए, इसको आप रहने नहीं देते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है बेसिकली हमारा जो ये हो गया थायराइड की, और अब जो हमने देखनी है वो हमने देखनी है
अबाउट डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस में मेरा फोकस यही होगा कि आपको जो है जितना हो सके मैं करवाऊं, और मेरा बनता भी है कि वो मैं करवाऊं, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो डायबिटीज मेलिटस पर मेरा यही फोकस है कि आपको मैं अच्छे से करवा दूं हर चीज। तो मे भी ये वीडियो जो है ये डायबिटीज मेलिटस पर बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो हमारा जो टॉपिक है अगला जो है वो है द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, और यू कैन से मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि डायबिटीज मेलिटस जो है वो दो तरह की होती है। एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो है बेसिकली वो जेनेटिकली होती है, और वो आपको यंगर एजेस में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू टाइप 2, जो कि आपको मोर देन या 30 इयर्स आफ्टर एज ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो आप सबको पता है कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। अभी हमने जो लास्ट रिसेंटली वीडियो देखी थी, की थी या बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये डायबिटीज मेलिटस के ऊपर ही थी। तो होप्स हो के वो आपने देखी होगी, और अगर आपने वो देखी है तो ये आपके लिए ये जो फार्मा की वीडियो है बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि दो तरह की ड्रग्स होती हैं टू ट्रीट द डायबिटीज मेलिटस। द वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट, जो इंसुलिन हम देते हैं, और दूसरी जो है वो नॉन इंसुलिन डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने वो देख रहे हैं इंसुलिन। ठीक है जी। इंसुलिन की प्रोडक्शन आपको पता है कि कैसे होती है। थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन में एज अ प्रो इंसुलिन सिक्रीट होती है। सिक्रीट नहीं होती, वो बीटा सेल्स में ही होती है प्रो इंसुलिन। तो वो जो प्रो इंसुलिन है वो क्लीवेज होती है उसकी, तो वो दो चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, टू चेंज ऑफ अमाइनो एसिड्स में 51 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं, वो दो चेंज में कन्वर्ट हो जाती है 31 अमाइनो एसिड्स एंड द 20 अमाइनो एसिड्स। जो 31 अमाइनो एसिड होती है बेसिकली वो इंसुलिन होती है, और जो सी पेप्टाइड है वो 20 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है जी। सी पेप्टाइड का एज इट इज कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको एक ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में डायग्नोस्टिक स्टडीज में हेल्प करता है कि आया के पेशेंट को पेशेंट की जो बॉडी में इंसुलिन है वो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। क्योंकि जब आप एक्सोजीनियस इंसुलिन देते होते हो उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में सी पेप्टाइड प्रोड्यूस हो रहा था। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो आप पता लगा सकते हो कि बॉडी में एंडोजीनियसली इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं। ठीक है जी। उसके बाद ये कि इंसुलिन जो है ये एक खास किस्म का रिसेप्टर पर जाकर अटैच होती है, जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज, ये खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं उसके ऊपर प्रेजेंट है, उस पर ऊपर जाकर ये इंसुलिन अपना काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसके डिफरेंट साइट्स होती हैं, लीवर हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। तो जो लीवर है इसमें इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीजेस द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन इन द लीवर। ठीक है, एक इसका ये फंक्शन हो गया। लेट मी राइट हियर। इंसुलिन का क्या फंक्शन होगा, ये करता है लीवर में इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। ठीक है। उसके बाद इसका स्केलेटल मसल्स में भी इंसुलिन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में इसका क्या फंक्शन होगा, इसका फंक्शन होगा इंसुलिन का कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एडिपोज टिश्यू में इसका क्या फंक्शन होगा। तो एडिपोज टिश्यूज में क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ट्राइग्लिसराइड को फैसिलिटेट करती है, स्टोरेज करती है उनकी बाय एक्टिवेटिंग द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है जी। तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू का। अब आ जाओ फार्मास्यूटिकल इंसुलिन प्रिपरेशन पर। जल्दी जल्दी से मैं करवाऊंगा, लेकिन ये कि करवाना अच्छे से है तो मे भी ज्यादा टाइम लगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये करवा दूं। तो सबसे पहले आ जाओ तो रैपिड एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है जी। तो ये जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है ये इनमें जो क्लासेस आ जाती हैं वो इंसुलिन लिस्प्रो आ जाती है, इंसुलिन अस्पार्ट आ जाती है, और ग्लूलीजीन आ जाता है। ठीक है, मैं राइट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो तीन नाम लिखूंगा। अस्पार्ट आ जाता है, ठीक है, और लिस्प्रो आ जाता है। ठीक है जी। इसका रैपिड ऑनसेट होता है, रैपिड से नाम शायद पता लग रहा है। ठीक है, रैपिड ऑनसेट होता है इसका। ठीक है, एंड इसकी अर्ली पीक्स ऑफ एक्टिविटी होती है। ठीक है, दैट परमिट्स द कंट्रोल ऑफ पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज लेवल। पोस्टप्रेंडियल का मतलब खाने के बाद की जो शुगर बढ़ती है खाने के बाद, उसको हम पोस्टप्रेंडियल कहते हैं। ठीक है, तो अब यूं कह लो कि ये पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करती है। ठीक है जी। तो जिसकी इसका यही फायदा, अगर ये पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन कर दिया, दैट मींस कि वी हैव टू टेक द इंसुलिन, दिस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दैट इज अस्पार्टोलिस्पे बिफोर मील, बिफोर मील। तो ये हम बिफोर मील देते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है जी। इसका एक और यूज भी है, वो ये कि वी कैन यूज
द लिस्प्रो और अस्पार्ट इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि इमरजेंसी इसका रैपिड एक्शन है, तो जिसकी वजह से जो है हम ये जो है ये पेशेंट्स को डीके जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है उनमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, ठीक है जी, शॉर्ट एक्टिंग जिसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम बेसिकली मोस्टली यूज करते हैं आईवी इन इमरजेंसी कंडीशंस लाइक डीके, ठीक है जी। तो ये आप याद रख लो, बस इसका इतना सही याद रख लो। लेकिन हम जो शॉर्ट एक्टिंग जो है बेसिकली ये हम बाकी पेशेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये याद रख लो कि हम जो शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन है बेसिकली वही गिव दैट इंसुलिन इन केस ऑफ इमरजेंसीज लाइक डीके, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो इंटरमीडिएट एक्टिंग, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसमें जो इंसुलिन का नाम आता है उसका नाम है न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन इंसुलिन, न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन इंसुलिन, इसको हम एनपीएच भी कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर इंसुलिन प्लस प्रोटामीन प्लस जिंक, ठीक है जी। तो ये जो एनपीएच है ना ये ऑफर कंबाइंड विद रेगुलर एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हम उनके साथ कंबाइन करके ये दे सकते हैं, ठीक है। इसका ये है कि इट एग्जिबिट्स अ डिलेड ऑनसेट एंड पीक ऑफ एक्शंस, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद आ जाओ तो लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है जी। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जो एग्जांपल्स हैं वो डेटेमर है, ठीक है, इंसुलिन डेग्लूडेक है, डेटेमर है, डेग्लूडेक, ये जो है ये हम यूज करते हैं टू क्रिएट फॉर द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म इसका जो एक्शन है या लॉन्ग एक्टिंग एक्शन है ये मोर देन 20 आवर्स होता है, ठीक है जी। और इसका एक फंक्शन इसका फायदा ये भी है कि हम जितनी भी शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हो गया, इनका एक साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्द ब्लड लेवल को डिक्रीज करना होता है, तो ये जो इनके कंबाइंड साइड इफेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। इसलिए हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अपनी पॉकेट में हमेशा से कैंडी रखें या शुगर की कोई चीज रखें, जब कभी भी आपको फील हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो अपने जुबान में वो जो है वो एक कैंडी वगैरह रख लो, ठीक है जी। तो इस जो लॉन्ग एक्टिंग है इसमें हाइपोग्लिसीमिया होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता से काम करना होता है और ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा इंसुलिन से रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाओ इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जितने भी इंसुलिन है, तो इंसुलिन की मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपोग्लिसीमिया है, ठीक है। एक ये कॉम्प्लिकेशन होगी इसकी, और एक ये कॉम्प्लिकेशन होगी कि हम इंसुलिन जब लेते हैं बाई से तो हमारी बॉडी जो है वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करती है फॉर सम इंस्टेंस, ठीक है। तो वो जो फॉरेन पार्टिकल को जब हम हमारी बॉडी कंसीडर करती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। तो जब एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगी तो आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, तो ये इसका एक मेन दो साइड इफेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम, हम इंसुलिन कैसे देते हैं, तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वे है ऑफ डिलीवरिंग द इंसुलिन दैट इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये हो गया इंसुलिन के बारे में, अब इसको कर दो टाटा बाय बाय। अब आ जाओ हमारा जो मेन काम है, इस पर हमें हमें टाइम भी लगेगा, वो ये है कि नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने बात करनी है नॉन इंसुलिन में, सबसे पहले हमने ग्रुप ऑफ ड्रग्स की बात करनी है जिसको हम इंसुलिन सेक्रेटोगेस के नाम से जानते हैं, इंसुलिन सेक्रेटोगेस, ठीक है। इसका सेकंड नाम जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज भी है, सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है जी। अब जो सल्फोनाइल यूरिया जो है बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आपकी एंडोजीनियस इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं बाय क्लोजर ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, क्लोज द पोटेशियम
चैनल्स, ठीक है। आप सबको पता है ये हमारा सेल है, पोटेशियम ने आउट ऑफ द सेल जाना होता है, तो जब पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, होगा क्या कि आपकी सेल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि दैट विल लीड टू डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जब डीपोलराइजेशन होगी तो ये जो वेसिकल कंटेनिंग द इंसुलिन है, एंडोजीनियस इंसुलिन इन द बीटा सेल है, ये सीक्रेट हो जाएगी आउट ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें जो आपने याद रखनी है कौन कौन सी ड्रग्स हम पेशेंट में यूज करते हैं, तो इसकी दो क्लासिफिकेशन है या दो क्लास है या दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन, ठीक है जी। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन जो है बेसिकली हम इनको कंसीडर नहीं करते अब, ठीक है, लेकिन हम सेकंड जनरेशन की जो है सेकंड जनरेशन को कंसीडर करते हैं। अब जो सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है ग्लेबुराइड, ठीक है, ये नाम लिख लो, ठीक है। उसके बाद ग्लिपिराइड, ठीक है। उसके बाद ग्लेम्पिराइड। ये जो ड्रग्स है सल्फोनाइल यूरिया, ये हम यूज करते हैं एज अ सेकंड जनरेशन ऑफ द सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है जी। इसका रैपिड ऑनसेट है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। एक और सल्फोनाइल यूरियाज में ड्रग आती है, वो उसका नाम है रिपाग्लिनाइड, ठीक है। रिपाग्लिनाइड हो गया, इसको हम अमेग्लिटिनाइड भी कहते हैं, आ मेग्लिटिनाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है ये बेसिकली सेम एज इट इज सल्फोनाइल यूरिया का ही है, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि हम इसको देते हैं इन सल्फोनाइल यूरियाज के से हटकर ये देते हैं, ठीक है जी। अब ये जो रिपाग्लिनाइड है ये हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और रैपिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूजफुल होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट बिफोर अ मील टू कंट्रोल द पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज लेवल, ठीक है। आप यूं कह लो कि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, रैपिड एक्शन होता है, ठीक है, और ये हम बिफोर मील भी देते हैं टू कंट्रोल पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज लेवल, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। अब आ जाओ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। व्हाट आर द साइड इफेक्ट फॉर सल्फोनाइल यूरियाज? तो सल्फोनाइल यूरियाज का जो मेन साइड इफेक्ट है वो ये है कि कैन प्रेसिपिटेट हाइपोग्लाइसीमिया, वो इसलिए भी क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और रैपिड एक्शन होता है। हमेशा बात याद रखें कि जो भी ड्रग्स है रैपिड एक्शन होती हैं जो, उनके साइड इफेक्ट जो है वो जल्दी आते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है और साइड इफेक्ट इफेक्टिवनेस के उल्ट होते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, आपको साइड इफेक्ट जो है वो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आपको एक ड्रग का मैकेनिज्म पता लग जाता है। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर थायराइड पढ़ के आए हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म में हम जब ड्रग देते हैं लेवोथायरोक्सिन, तो हाइपो का मुराद कम, तो उसमें हमने हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करना होता है T3 T4। तो जब T3 T4 मैसिवली इंक्रीज होने के तो वो साइड इफेक्ट दे देंगे। तो ऊपर हम पढ़ के हैं कि टैकीकार्डिया करता है, ठीक है, पाल्पिटेशन एरिथमिया करता है वगैरह वगैरह, ये हम उसके साइड इफेक्ट में पढ़ के हैं लेवोथायरोक्सिन के। तो ऐसे ही इंसुलिन देंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग देंगे, उनके जितने भी रैपिड एक्शन होंगे या उनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो उनका जो साइड इफेक्ट है वो हाइपरग्लिसीमिया को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसका उल्ट जो होगा उसका साइड इफेक्ट होगा, दैट इज हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है जी। लेकिन ये रेयरली आप यूं कह लो कि इसके जो चांसेस है, जो इंसुलिन के साथ ज्यादा चांसेस है हाइपोग्लिसीमिया में, ग्लिसीमिया होने के, वो क्या कहते हैं इसमें सल्फोनाइल यूरिया के यूज करने से हाइपोग्लिसीमिया के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो ये है वेट गेन, ठीक है, और ये उन पेशेंट में स्पेशली जो कि ऑलरेडी ओबीज होते हैं या ओवरवेट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सल्फोनाइल यूरिया के बारे में। उसके बाद आ जाओ तो बिग नाइट्स, और सबको पता है इस ड्रग के बारे में, इसको हम कहते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है जी। अब ये जो है मेटफॉर्मिन ये क्या करती है, ये पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को रिड्यूस करती है, ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मेटफॉर्मिन का? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दैट इनहिबिट द हेपेटिक एंड द रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस, हेपेटिक एंड रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है जी। और इसका एक मैकेनिज्म ये भी है कि ये ग्लूकोज अपटेक को स्टिमुलेट करती है इन द पेरिफेरल टिश्यूज एंड ग्लाइकोलाइसिस करवाती है, ठीक है। एक इसका मैकेनिज्म ये हो गया हेपेटिक और रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है एंड स्टिमुलेट
ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोलाइसिस इन पेरिफेरी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, तो मेटफॉर्मिन जो है आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी नया पेशेंट हो डायबिटीज का, उसमें डायबिटीज टाइप 2 का, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मेटफॉर्मिन है। ठीक है, वो इसलिए भी कि ये जो मेटफॉर्मिन जो है, ये एक तो वेट गेन नहीं करवाती, ठीक है, और इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओवरवेट पेशेंट हु हैव डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि ये वेट गेन नहीं करवाती, ये वेट लॉस करवाती है उल्टा। ठीक है, उसके बाद इसका एक और यूज है, वो ये है कि हम इसको पीकॉट में या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ये इसका यूज हो गया, और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बेसिकली बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमनली हमें जो देखने को मिलती है, वो हमें जीएटी अपसेट देखने को मिलता है, जिसमें हम डायरिया कह सकते हैं। ठीक है, डायरिया एंड यू कैन से वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस ये आपने याद रखना है, ये वाला साइड इफेक्ट लाजमी याद रखना है, स्पेशली इन पेशेंट विद रीनल और लिवर डिजीज। ठीक है, स्पेशली इन पेशेंट विद लिवर और रीनल डिजीज। ठीक है, ये बात आपने लाजमी याद रखी है। ठीक है जी, ये होगा मेटफॉर्मिन के बारे में। उसके बाद आ जाओ, तो थियाजोली डाइंडियोन्स है। थियाजोली, थियाजोली डीन डाइंडियोन्स, अजीब अजीब से नाम रखे हुए इन्होंने। ठीक है, अब ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जहां पर इंसुलिन जाकर अपना काम करना होता है। खास किस्म का रिसेप्टर्स होता है, जिसको हम कहते हैं पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेशन एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा न्यूक्लियर रिसेप्टर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसका नाम है पीपीए आर गैमा। इसका फुल नाम ये है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर गामा। ठीक है, ये करता है, ये बेसिकली जो टारगेट टिश्यू पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ताकि जो इंसुलिन जो है वो कम इंसुलिन भी हो तो वो अपना काम दिखाए। इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी आ जाती है, ग्लिटाजोन आ जाता है। ठीक है, और पियोग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन। ठीक है, ये जो ड्रग है ये बेसिकली बहुत फास्टिंग या फास्टिंग शुगर को भी कम कर सकती है, एंड पोस्टप्रेनियल को भी। ठीक है, उसके बाद इसका एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है पियोग्लिटाजोन से रिलेटेड, वो ये है कि पियोग्लिटाजोन इज आल्सो लोअर्स द ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, प्लस इंक्रीज द एचडीएल लेवल्स। ठीक है, लेकिन स्टडीज शो करती हैं कि इसकी टॉक्सिसिटीज या हम इसके साइड इफेक्ट की तरफ आए, तो स्टडी कहती है कि रोजीग्लिटाजोन जो है बेसिकली जो थायरोलिडाइनोस की एक ड्रग है, रोजीग्लिटाजोन, जो कि अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो रोजीग्लिटाजोन जो है हम नहीं देते, या यूं कह लो कि दैट ड्रग इज ऑब्सोलीट। नो, ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है कि ये ड्रग अब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ड्यू टू इट्स मेजर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो रोजीग्लिटाजोन हम नहीं दे सकते। क्योंकि पियोग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन की एक ही क्लास है, तो हम जो पियोग्लिटाजोन चाहे वो ट्राइग्लिसराइड को कम कर रही है, एचडीएल को बढ़ा रही है, आप यहाँ पर देख रहे हो, तो हमने फिर भी जो है वो एहतियात के साथ इन पेशेंट में देनी होती है, स्पेशली वो पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इंफेक्शन का खतरा लायक होता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ, तो एक्जिनाटाइड ड्रग है। ठीक है, एक्जिनाटाइड ड्रग्स को हम ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 भी कहते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 भी कहते हैं, जिसको हम जीएलपी 1 कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेंबर होता है इंक्रेटिन फैमिली का, एक खास किस्म का पेप्टाइड हार्मोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स इन द एपिथेलियम ऑफ द बाउल इन रिस्पांस टू फूड। ठीक है, जब आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद जो एक खास किस्म का हार्मोन इंक्रीज होता है बॉडी में, जिसको हम इंक्रेटिन कहते हैं। तो इंक्रेटिन फैमिली का ही ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो होता क्या है कि ये भी रिलीज होता है, जब ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है, इसके डिफरेंट फंक्शन है। अब ये क्या करता है, ये इंसुलिन रिलीज करवाता है फ्रॉम द पेंक्रियाज। जब आपकी बॉडी सेंस करती है कि खाना आ रहा है, तो इंक्रेटिन रिलीज होता है। ये इंक्रेटिन जो है बीटा सेल पर जाकर काम करता है, वो क्या करता है, वो इंसुलिन को जो है वो इंक्रीज करता है, उसकी रिलीज करवाता है। एक ये काम हो गया, एक काम ये हो गया कि दैट लीड्स टू फीलिंग ऑफ सिटाइटी करवाता है, यूं कह लो कि फुलनेस, स्टमक फुलनेस की ये फीलिंग करवाता है। ठीक है, ये इसका काम हो गया, ये दो इसके काम है। ठीक है जी, अब इसमें जो ड्रग्स के नाम है उनका, और एक का नाम है लीराग्लूटाइड,
ठीक है, अल्बिग्लूटाइड, ठीक है, उसके बाद डूलाग्लूटाइड, ठीक है। तो ये ड्रग्स के नाम हैं, ठीक है। इसका एक साइड इफेक्ट आपने लाजमी याद रखना है, और वो ये है कि ये सीवियर और सीरियस और फेटल एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा सकता है समटाइम्स, समटाइम causes severe fetal acute pancreatitis। देखो ना उसका, आप काम ही देखो, लेकिन क्रिएटिन का क्या काम था, वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है। तो जब आप एक ड्रग लोगे उसका साइड इफेक्ट यही होगा ना कि वो जब रिसेप्टर पर जाकर काम करेगा वो ओवर स्टिमुलेशन करवा देगा। तो जब ओवर स्टिमुलेशन, जब आपकी बॉडी के सेल को, किसी भी सेल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो उसको फटीग हो जाता है, सेल्फ फटीग हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो इंक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, तो सिटाग्लिप्टन नाम के नाम से एक ड्रग आती है। लिप्टिन, लिप्टिन, ठीक है जी। सिटाग्लिप्टिन हो गया, सेक्सालिप्टिन हो गया, जिसके नाम पर लिप्टिन आ रहा है वो सिटाग्लिप्टिन है, ठीक है। ये बेसिकली ओरल इनहिबिटर ऑफ डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज है, ठीक है। दीज आर डीपी डीपीपी4 इनहिबिटर्स, ठीक है। ये वो एंजाइम है जो डिग्रेड करता है जीएलपी 1 को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे में जीएलपी जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, या इनक्रेटन जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है। अब जब हम सीटाग्लिप्टिन देंगे तो होगा क्या, ये वो एंजाइम है जो इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जब हम सीटाग्लिप्टिन देंगे वो क्या करेगी, वो डीपीपी4 को इनहिबिट कर देगी। जब वो इनहिबिशन हो जाएगी, दैट मींस कि जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म लेट होगा। तो ये क्या करेगा, ये आपकी इनक्रीटिन लाइक इनक्रीटिन मेंबर है, ठीक है, फैमिली का। तो ये बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता रहेगा, तो जो हमारी जो बॉडी में इंसुलिन है वो रिलीज होती जाएगी। इसके साइड इफेक्ट में आ जाओ, तो साइड इफेक्ट में आपने जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है कि हेडेक, ठीक है। उसके बाद नेजो फ्रेंजाइटिस हो सकता है, और इसमें आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट वन पर, जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ठीक है जी। अब ये जो ग्लूकोसाइडेज है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में स्टार्च, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करता है मोनोसैकेराइड में, ठीक है। ग्लूकोसाइडेज, ये जो ग्लूकोसाइडेज है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, कन्वर्ट स्टार्च, ओलिगो डाइसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स को आपको पता है कि वो शुगर्स होती हैं, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा अल्फा ग्लूकोसाइडोज, ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्टार्च ओलिगो डाइसैकेराइड की कन्वर्जन जो है मोनोसैकेराइड में, उसको भी जो है इनहिबिट कर देगा। तो दैट मींस कि आपकी बॉडी में जो मोनोसैकेराइड की प्रोडक्शन हो रही है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं वो नहीं बन पाएंगी, और उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। दे आर टेकन जस्ट बिफोर मील, हम ये मील से पहले लेते हैं। दे आर टेकन जस्ट बिफोर मील, ताकि इसका जो है अच्छे से हमें फायदा हो सके, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट में आ जाओ, तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो यही है कि आपकी जो बॉडी में, जारी बात है, आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में इन चीजों की कन्वर्जन होती है। तो जब इन चीजों की कन्वर्जन नहीं होगी तो उन जहां पर हो रही है इंटेस्टाइन में, वहीं पे इससे रिलेटेड जो है वो आपके साइड इफेक्ट होंगे। तो आपको डायरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, तो इसका साइड इफेक्ट और क्या हो सकता है, और इसका साइड इफेक्ट यही कह लो कि ये चीजें हैं बस, फ्लैचुलेंस, हाँ, फ्लैचुलेंस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। इसमें जो ड्रग आती है वो एक्राबोज आती है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एक और क्लास है ड्रग की जिसको हम प्रेग्नेंटाइड कहते हैं, वो रहने दो, वो हम नहीं करे। जो अब लास्ट जो रहेगी वो ये रहेगी है कैनाबिडियोल, और इन सब के बारे में आप सबको, बहुत से लोगों को पता भी होगा, और बहुत से लोगों के घर में ये मेडिसिन जो है ये यूज भी हो रही होगी, कैनाबिडियोल, ठीक है। डापा मेट के नाम से आती है, जिसमें आपको डापा डापा ग्लिफलाजोन और मेटफॉर्मिन का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके नाम से ड्रग आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ड्रग्स है वो डापा होगी, डापा ग्लिफलाजोन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है एम्पा ग्लिफलाजोन होगी, एम्पा ग्लिफलोजिन होगी, ठीक है। कैना ग्लिफलाजोन ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, ठीक है। ये जो ड्रग है ये बेसिकली
थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लो, आपकी रीनल में स्पेशल किस्म के ट्रांसपोर्टर चैनल होते हैं जिसको हम सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है, SGL2। ये को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि जहां पर एक सल्यूट जा रहा है उसने उसी को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है, काउंटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो आप सबको पता है कि आपका जो सोडियम है वो मोस्ट ऑफ द सोडियम जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो उसी पीसीटी पर जो है ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और जो सोडियम है उसको फॉलो करते हुए आपका ग्लूकोज भी जो है अब्जॉर्ब हो जाता है और ये अबाउट 90% आपकी जो ग्लूकोज है वो रीअब्सॉर्ब करवाते हैं। अब ये जो SGL2 इनहिबिटर्स हैं जिसको हम खाना कैनाग्लिफ्लाजोन, रैपाग्लिफ्लाजोन, एम्पाग्लिफ्लाजोन कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन चैनल्स को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। तो जब इनहिबिट करते हैं वो जो शुगर आपकी यूरिनेशन में या जीएफआर से फिल्टर आउट होकर आ रही है वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं होगी। तो जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, आप देख रहे हो कि 90% जो है वो रीअब्सॉर्ब होती है। तो जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगी तो वो जो है यूरिन में लीक आउट हो जाएगी, जिसको हम ग्लूकोज सही ग्लूकोज क्या कहते हैं, यूरिनेशन में जो ग्लूकोज जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम यूरिया कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया जो भी है, ठीक है, ये हम कहते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट इसके ये होंगे कि आपको यूटीआई के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक में जो ग्लूकोज है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो बैक्टीरिया है उनके लिए जो मीठी चीज है वो उनको बहुत ही पसंद होती है। आप यूँ कह लें कि ये मौलवी है खास किस्म के जिनको हलवा बड़ा पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो ये यूटीआई के चांसेस को ज्यादा कर देंगे, जेनेटल इन्फेक्शन को जो है वो ज्यादा कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि हाइपोटेंशन करवाता है। वो इसलिए भी करवाता है कि ऊपर हमने डायबिटीज मेलिटस में देखा कि आपकी जब बॉडी में ज्यादा शुगर हो जाती है तो वो क्या करता है, वो ओस्मोलैलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। चूंकि ये आपकी बॉडी से शुगर को लीक कर रहा है, लीक करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही होती है, जब वो कम हो रही होती है तो ओस्मोलैलिटी कम हो जाती है तो हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। होप सो यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेरी वेल। और ये थी आज की वीडियो और ये थी लास्ट वीडियो फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। और उसके बाद जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज प्रैक्टिस। कोशिश यही होगी कि मैं 2-3 दिन में आपके लिए जनरेट कर लूं एमसीक्यूज और उसको मैं लिंक उसके लिए मैं जो है गूगल शीट पर लिंक भी एमसीक्यूज बनाकर लिंक सेंड कर दूंगा। जिसने वीडियो लेक्चर्स लेनी है वो जाकर वो अपनी प्रैक्टिस उस पर कर सकता है। विद इन जब आप सबमिट कर दोगे आपको उसी वक्त उनका रिजल्ट मिल जाएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। और इंशाल्लाह महीने बाद आप ये कोशिश कर लो और महीने बाद जो है मैं टोटल जो एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द एमसीक्यू साइड ऑफ व्यू वो भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कोशिश यही थी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं स्टार्ट करूं। अब देखते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टार्ट करना है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हम लेकर चलें, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगा फिर हम रीनल की तरफ आ जाएंगे या कोई और सिस्टम पकड़ लेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, दीज 3 मंथ्स मुझे जो है आपके लिए जो 4 से मिनिमम 4 और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी हो सके पॉसिबल हो सके सिस्टम कवर करवाने हैं। और ये जो एक सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं मेडिसिन भी स्टार्ट करवाऊँ, सर्जरी के भी जो लेक्चर है वो भी बेसिक जो है वो कवर करवा दूँ इन 3 महीनों में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें, अपने प्यारों को, अपने हमदर्दों सबको याद रखें दुआ में। तो दुआएं जो है वो बेहतरीन तोहफा है किसी के लिए भी, किसी की भी गैर मौजूदगी के लिए, गैर मौजूदगी में। तो हमेशा दुआ में याद रखें मुझे भी, अपनों को भी और प्यारों को भी। अल्लाह हाफिज।